आज बात करेंगे हम यस बैंक की। यस बैंक में आखिर मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों की थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने सिर्फ यस बैंक में नहीं बल्कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी अपनी होल्डिंग को पिछले 2.5 साल से बनाया हुआ है। अब एज यूजुअल मैं बैंक के फ्यूचर को देखने की कोशिश करूंगी, उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगी और मैंने इस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों की थी इसके कारण मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अब आप समझो कि आखिर कंपनी में मतलब बैंक में इंटरनली क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, बैंक का कहना है कि बैंक ने पिछले 3 साल में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट की है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं आपको किसी एनपीए की क्लैरिफिकेशन में या फिर जो हमारा अभी सेटलमेंट हुआ है बैंक के एनपीए का, तो उसके बारे में बताऊंगी। ये सबको पता है, जो यस बैंक पे इन्वेस्टेड है और जो प्लानिंग कर रहे होंगे उनको भी पता होगा, ठीक है। तो हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो बैंक का कहना है कि बैंक की जो सेल है काफी इंप्रूव हुई है पिछले 3 साल में और इस बात की बैंक को खुशी है, जिसकी वजह से एज अ बैंक होल एंटिटी एज अ इंस्टीट्यूशन उनको इस बात का मतलब अब कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, इस बात पे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब ध्यान से सुनो, यस बैंक ने 3 साल पहले एक स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया था। इस वजह से उनकी जो बैलेंस शीट है उसमें काफी इंप्रूवमेंट नजर आती है। इसको आप डिपॉजिट्स और लोन की साइड दोनों तरफ से देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो। फंडामेंटली बैंक का कहना है कि फंडामेंटली अगर रिटेलाइजेशन की बात की जाए तो किसी को भी पता नहीं होता कि जो स्ट्रेटेजी वो लोग अडॉप्ट करने वाले हैं उसके डिजायर्ड रिजल्ट आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन बैंक को इस बात की खुशी है कि उन्होंने जो 3 साल पहले स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया था उसने एक अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। बैंक के जो रिटेल एडवांसेस थे वो 45% तक लार्ज कॉर्पोरेट्स को थे। नाउ इट हैज कम डाउन टू 27%। देखो अब ध्यान से सुनना, बैंक का कहना है कि अगर हम रिटेलाइजेशन की बात करें तो उसका कंपनी की मतलब बैंक की कॉस्ट पर बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन पिछले 3 साल की अगर बात करें तो इन्होंने पीपल पर टेक्नोलॉजी दोनों पे ही बड़ा फोकस किया है। लेकिन उसके बावजूद इनकी जो कॉस्ट है वो 0.927% है ओनली। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि कंपनी ने अपनी कॉस्ट को नहीं बढ़ाया है और अपनी इफिशियंसी को बढ़ाया है। देखो मैं जो आपको बातें बता रही हूँ ना अभी बैंक के बारे में, ये फ्यूचर को देख के बता रही हूँ कि फ्यूचर क्या हो सकता है बैंक का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैं आपको बातें बता रही हूँ उनको ध्यान से सुनना है और समझना है। उसके बाद में एक कंक्लूजन भी दूंगी बहुत अच्छा सा, बहुत ध्यान से सुनना उसको। देखो बैंक कह रही है लास्ट 3 इयर्स में जो उनकी लार्ज एनपीए था वो कहाँ स्टैंड करता था 18% पर और अब वो घटकर 0.08% रह गया। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बैंक जो है एक पेशेंस को साथ लेकर चल रही है और धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। हालांकि चोट बहुत बड़ी लगी है, ये सभी को पता है, लेकिन वो इंप्रूव कर रही है। दूसरी बात उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो वैल्यू ऑफ रिसिप्ट और एनपीए है वो 2.4% पर स्टैंड करता है। अब पिछले 3 साल में इन लोगों ने डिटेलाइजेशन पर फोकस किया है, साथ ही साथ यहाँ पर जो कस्टमर्स का जो कॉन्फिडेंस था और जो ट्रस्ट था वो लूज हो गया था, मतलब खो दिया था बैंक ने। लेकिन अब उसकी एक अच्छी वापसी हुई है बैंक में। ये फिगर्स मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनना। 3 साल पहले इन्होंने एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी थी और ये बात आपको बता दूं कि जो स्ट्रेटेजी इन्होंने अडॉप्ट करी थी वो ये थी कि ये लार्ज कॉर्पोरेट्स को जो लोन देते हैं उसके बजाय ये डिटेलाइजेशन पर फोकस करेंगे। अब ध्यान से सुनो, लास्ट ईयर इन लोगों ने 30 लाख न्यू कासा डिपॉजिट अकाउंट खोले हैं। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और अभी भी करंट ईयर में मतलब 2023 से 24 की जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें भी ये एवरी मंथ 1.3 लाख न्यू कासा अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ये बात आपको समझकर चलना पड़ेगा कि बैंक इंप्रूवमेंट कर रही है, बैंक काम कर रही है, जो ऑब्जेक्टिव उसने डिसाइड करी है उस पर वो चल रही है। साथ ही साथ इनका कहना है कि जो बैंक की पिछले 3 साल में जो एवरेज कासा रिपोर्ट थी वो 26% थी और ये अब बढ़कर 30% हो गई है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि बैंक इंप्रूव कर रही है। हालांकि चोट बहुत बड़ी है, मैं अभी भी कहूंगी चोट बहुत बड़ी है, बहुत टाइम लगेगा इसको रिकवर होने में, लेकिन बैंक इंप्रूव कर रही है। देखो सीधी सीधी बात ये है कि बैंक ने ये कहा है कि उसकी जो नेट एनपीए है वो रह गई है 0.08% और ये सिग्नल देता है कि बैंक इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बैंक का ये भी कहना है कि उन्होंने लास्ट 3 साल में बहुत अच्छी रिकवरी करी है, जबकि कोविड की भी डिफिकल्टी उन्होंने फेस की है। पूरे 19,000 करोड़ रुपए की रिकवरी करी है और इनका कहना है, बैंक का कहना है कि इस में करंट ईयर में भी ये लोग बहुत अच्छी रिकवरी करने वाले हैं।
देखो, मैं यहाँ जो आपको बता रही हूँ ना, वो इसलिए बता रही हूँ कि आपको किसी भी स्टॉक को, किसी भी कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसको किस नज़रिए से देखना है, आपका एक नज़रिया बना रही हूँ। यहाँ पे आप ये मत समझना मैं किसी भी तरीके से आपको एनकरेज कर रही हूँ कि आओ और यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करो। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा जो मैं आपको बात बोलने वाली हूँ कि देखो, जब भी हम किसी स्टॉक में या किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें कब इन्वेस्टमेंट करनी है, ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ को समझना कि हमें इन्वेस्टमेंट कब करनी है, कौन सा राइट टाइम है कि हम किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब कोई कंपनी किसी ब्रेक इवन पे लगातार चल रही है, आप समझो इस चीज को, ब्रेक इवन पॉइंट पर चल रही है, कुछ कुछ चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ऐसे चल रही है बिल्कुल, तो आपको उस स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। मतलब कि दिस इज नॉट द राइट टाइम व्हेन यू कैन इन्वेस्ट, आपको समझना है। या फिर ये ग्राफ जो है ऐसे जा रहा है डाउनवर्ड, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको इन्वेस्टमेंट तब करनी है कि कंपनी में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, या उसके कुछ एक्सपेंशन प्लान है, या उसके कुछ फ्यूचर प्लान है, या फ्यूचर वो कंपनी काम ही ऐसा करती है कि उसकी फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है, या फिर हम सरकार को लेकर भी साथ में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ यहाँ पे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाली हूँ, इसके बारे में आपको पूरी वीडियो देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखो, बैंक का कहना है कि जो करंट अकाउंट है ना, उसकी वजह से बैंक को एक अच्छी ग्रोथ मिली है। इसकी डिटेल्स मैं साइड में दे दूंगी, आप खुद पढ़ लेना क्या डिटेल है इसके बारे में। और बैंक की एक अच्छी ग्रोथ हुई है सिर्फ करंट अकाउंट की वजह से, क्योंकि इन्होंने फोकस किया है कि जो करंट अकाउंट के जो कस्टमर होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और उस पर ये खरे उतरे हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन जो बैंक को आया है, तो ये करंट अकाउंट की वजह से आया है, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है बैंक ने। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि मे बी आने वाले टाइम में ये लोग करंट अकाउंट पे और ज्यादा फोकस करेंगे। देखो, बैंक का कहना है कि एज अ बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग जो है, दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। ऐसा क्यों कहा बैंक ने? बिकॉज इनका कहना है कि पिछले 3 साल में इन्होंने डिजिटल मनी को खो दिया था, तो अब ये 1/3 ऑफ एवरी डिजिटल ट्रांजैक्शन इंडिया को सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ बैंक ने ये भी बताया कि दे आर नंबर 1 इन यूपीआई पेमेंट। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो आधार को इनेबल करने वाली सर्विस में पेमेंट होता है, उसमें भी यस बैंक नंबर 1 है, वो भी यस बैंक के थ्रू ही होता है। और दूसरी बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि ये लोग आगे भी डिजिटल बैंकिंग पर फोकस करने वाले हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार भी डिजिटल इंडिया की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा रही है। देखो, मैंने अब तक जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है ना, बैंक की पिछले 3 साल की इन्फॉर्मेशन दी है कि बैंक ने क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए हैं, क्या क्या डिसीजन लिए हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करी है, बैंक इम्प्रूव कर रही है, उसमें पोटेंशियल है कि वो इम्प्रूव कर सकती है। कि आपको भी पता है एक टाइम पे जो यस बैंक है, एक इंडिया की 5th लार्जेस्ट बैंक में से होती थी। इसका आपको देखना पड़ेगा कि निफ्टी 50 में ये स्टॉक आता था एक टाइम पे, निफ्टी 50 में। अब तक जो जानकारी मैंने आपको बैंक के पिछले 3 सालों के बारे में दी ना, कि बैंक ने क्या क्या इंप्रूवमेंट किए, बैंक ने क्या क्या एक्शन लिया, किस किस चीज़ पर फोकस किया, क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या ग्रोथ हुई है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं थी, क्योंकि मैं इस बैंक में अपनी पोजीशन को पिछले 3 साल से ज़्यादा से बनाकर बैठी हूँ। और मैंने वो लॉक इन पीरियड भी सर्व किया है, और उस लॉक इन पीरियड के बीच में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाया है इस स्टॉक में, और अभी भी मैं इसमें बने रहना चाहती हूँ और आगे भी बनी रहूँगी, जिसका कोई टाइम पीरियड सेट नहीं है। आपको बता दूं कि इस बैंक की डिटेल एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि बैंक ने जो कॉर्पोरेट लोन्स हैं उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए की लिमिट सेट कर दी है। तो बैंक एक स्टैंडर्ड पर काम कर रही है, हवा में नहीं उड़ रही है, बैंक एक स्टैंडर्ड पर काम कर रही है। दूसरी बात कि मुझे ये भी पता चला कि इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है पिछले 2-3 महीने से जल्दी चेंजेस हो रहे हैं उसकी क्रेडिट रेटिंग में। देखो, सबसे पहला कारण ये था कि मैंने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी थी क्योंकि जो हमारी सरकार है वो डिजिटल इंडिया पर फोकस कर रही है। और आपको बता दूं कि डिजिटल इंडिया पर फोकस करने के साथ में बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। उसका कारण ये है कि अब हम जल्दी ही कैशलेस होंगे, हम सभी लोग।
और कैशलेस होने के साथ ही जो भी पैसा है, चाहे वो इंडस्ट्री का हो, चाहे इंडिविजुअल्स का हो, चाहे किसी का भी हो, वो सारा पैसा बैंक के थ्रू ही रोटेट होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो दूसरा कारण ये था कि ये जो हमारी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती थी अभी तक, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है ना, तब से हमारी जो इकोनॉमी है, आप डेटा चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ तेज दौड़ लगा रही है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी पैसा रोटेट होगा वो बैंक के थ्रू ही होगा। अब तीसरी बात करती हूँ कि जो बैंक है ना, ये यस बैंक ही पैन इंडिया के बेसिस पे काम करती है। तो ये बैंक कोई छोटी मोटी नहीं है, लोगों का पैसा रहता है इसमें। आरबीआई नाम की भी कोई चीज होती है। बैंक कभी डूब नहीं सकती, उसे कोई ना कोई बचाने जरूर आएगा, किसी भी तरीके से उसको बचाने आएगा, क्योंकि लोगों का पैसा है। बैंकिंग से भरोसा उठ जाता। अगर ये बैंक डूब जाता ना, बंद हो जाता, ताले लग जाते, तो जो है इंडिया हिल जाता। उसका कारण यह है कि बैंकिंग से लोगों का भरोसा खत्म हो जाता। ये ट्रस्ट इशू था, बैंक को बचाना ही था। आने वाले टाइम में भी जो भी बैंक पैन इंडिया के बेसिस पे काम करती हैं, वो बैंक कभी बंद नहीं हो सकती। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि जो आरबीआई का जो ट्रस्ट है बैंकिंग पर, जो एक होल्ड रखा हुआ है आरबीआई ने, अगर वो चला गया तो फिर लोगों का ट्रस्ट कहाँ जाके रुकेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और एक बात और बता दूं आपको कि ये जो बैंक है, इस बैंकिंग सेक्टर की अगर ग्रोथ की बात करें ना, तो भारत सरकार का बहुत पहले से अनुमान है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और आने वाले 2045 तक ये पूरे 40 से 45 ट्रिलियन तक टच हो सकती है। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि सरकार के हिसाब से जो पर कैपिटा इनकम है अभी कितनी है, और आने वाले टाइम में सरकार ने कितना अनुमान लगा रखा है कि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी होगी। हमने काफ़ी फंडामेंटली ग्रोथ की, इकोनॉमी की, परसेंटेज की काफ़ी बात कर ली। अब एक सरल भाषा में यस बैंक को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके सर पर, ध्यान से सुनना, कि अगर आपके सर पर आकर कोई हथौड़ा मार दे जोर से, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर बोलेगा कि इसमें वक्त लगेगा, कि इसकी रिकवरी में वक्त लगेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यस बैंक को भी किसी ने हथौड़ा मारा है, और ऐसा मारा है कि अब इसमें वक्त लगेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हिंदी में बोलते हैं धैर्य, इंग्लिश में बोलते हैं पेशेंस। ये आपको इसके साथ लेकर चलना पड़ेगा। इस बैंक के बारे में आपको एक बात बता दूं कि इस बैंक से हर कोई प्रॉफिट नहीं ले पाएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि जेसी फ्लावर की जो न्यूज़ आई है 2-3 दिन पहले, और उसमें जो 75% तक जो उन्होंने माफ़ किया हुआ है, तो उससे अब यस बैंक दौड़ लगा देगा। आज मैं भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में हूँ और जिस दिन आप एक लंबे समय तक इस स्टॉक को होल्ड करके अपने मनोबल को पूरी तरीके से तोड़ के, अपने पेशेंस के लेवल को पूरा फोड़ के जब इस स्टॉक से बाहर निकलने की सोचोगे, तब ये स्टॉक दौड़ लगा देगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि यस बैंक का कोई टारगेट नहीं है। यस बैंक का कोई टारगेट नहीं है। यस बैंक का टाइम है जो वो लेगा रिकवरी में। अब ध्यान से सुनना, मैं पॉइंट से भटक गई थी, थोड़ा पीछे आते हैं कि जिसको चोट लगी है, अगर उसकी कोई प्रोडक्ट है, उसका कोई सर्विस है, या उसके पास कोई ऐसी कला है जिसकी फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है, जो डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली, तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? ये हो सकता है कि उस चोट की वजह से, कि आज उस चोट की वजह से अभी वो कुछ दिन बेड पर पड़ा रहेगा रिकवरी के लिए, लेकिन जब वो अपनी खासियत के साथ, अपनी सर्विसेज के साथ अपनी जड़ों को फैलाकर बाहर निकलेगा, तो वो कैसे दौड़ लगाए। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बहुत लोग यस बैंक को जब एनालाइज करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ करते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसको बढ़ने में भी वक्त नहीं लगेगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी और आने वाले वक्त में मैं आपको दिखा दूंगी, लेकिन इसको आपको समय देना पड़ेगा। कि तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। देखो, मैं आपको है ना पी रेशो, डिविडेंड, रेवेन्यू, प्रॉफिट, ये सब इसलिए नहीं बताती हूँ कि यूट्यूब पे बहुत मटेरियल है, बहुत वीडियोस देखते हो आप, ये सब आप डेली खुद भी देख सकते हो। जिनके पास डीमैट अकाउंट है वो खुद देख सकते हैं ये सब चीज़। मैं इसीलिए आपको इन चीज़ों को नहीं बताती हूँ। मैं आपको फ्यूचर दिखाना चाहती हूँ कि किसी चीज़ की क्या डिमांड है, क्या फ्यूचर रहने वाला है, कितने टाइम पीरियड तक हम क्या देख सकते हैं। एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें क्या देखना है, हमें ट्रेडिंग में नहीं घुसना है। देखो, मैं किसी भी चीज़ का टारगेट
नहीं देती हूँ। हाँ, लेकिन ये बता सकती हूँ कि देखो फ्यूचर क्या है उसका। कई लोगों ने कमेंट कर रखे कि मैडम आपने कितनी क्वांटिटी ले रखी है, आप कब से ट्रेड कर रही हो। तो मैं ये सब करने के लिए यहाँ नहीं हूँ, मैं आपको फ्यूचर दिखा रही हूँ, आपका नजरिया बना रही हूँ कि आपको किसी स्टॉक को किस तरीके से एनालाइज करना है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है वो अभी कितनी है और आने वाले वक्त में 2040 या 45 तक कितनी हो सकती है, कितना अनुमान भारत सरकार ने लगा रखा है। ये बात आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए किसी अच्छे वीडियो, किसी स्टॉक की एक अच्छी एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी कर रखा है कि कुछ स्टॉक्स के नाम मैं आपको बताती हूँ, जैसे अवंटल पर, जेपी पावर पर लोग बोल रहे हैं कि वीडियो बनाए मैडम, तो मैं उस पर भी जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। बट आपको यहाँ सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि देखो किसी भी कंपनी की पूरी डिटेल एनालिसिस करने के लिए मुझे उस स्टॉक को समझना बहुत ज़रूरी है, मुझे उसकी पूरी डिटेल में जाना पड़ता है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना किस किस स्टॉक की आपको एक अच्छी एनालिसिस चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और कुछ समझ में आया है, आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाए हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। तो बाय बाय, टेक केयर। आज की वीडियो में इतना ही, फिर जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ।